एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को समझने वाले हैं। इस थ्योरी के माध्यम से हम जानेंगे कि सीखना एक स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच संबंध बनाकर होता है। पावलोव के प्रसिद्ध कुत्ते वाले प्रयोग के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मनोविज्ञान में व्यवहारवाद पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो पावलोव की थ्योरी है व्यवहारवाद पे है और व्यवहारवाद पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी है। जिसमें सबसे पहले इवान पावलोव ने अपनी थ्योरी दी थी, उसके बाद ईएल थॉर्नडाइक ने दिया, उसके बाद जेबी वॉटसन थे और लास्ट में सबसे एडवांस थ्योरी जो उन्होंने दिया है व्यवहारवाद पे वो थे बीएफ स्किनर। तो हम भी इसी क्रम में इन सारी थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं और उन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उस चीज को भी डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्यवहारवाद क्या होता है। तो व्यवहारवाद एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें सीखने को दिखने वाले बिहेवियर के आधार पे समझाया जाता है। इसमें जो हम मुख्य फोकस करते हैं वो स्टिमुलस और रिस्पांस पे करते हैं। और बिहेवियरिज्म की जो मुख्य बात क्या होती है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मन नहीं बल्कि बिहेवियर पे इसमें ध्यान दिया है। व्यवहारवाद पे मेनली क्या होता है, आपके बिहेवियर पे फोकस किया जाता है और आपने क्या सीखा है ये आपके फाइनली जो बिहेवियर चेंज होता है उसके बेसिस पे बताया जाता है कि फाइनली आपने क्या सीखा है। तो बिहेवियरिज्म में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया है। ये सारी थ्योरी को भी मैं भी वैसे ही क्रम में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम लोग इवान पावलोव के बारे में समझ लेते हैं कि इवान पावलोव कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया है। तो देखिए, इवान पावलोव क्या थे, एक प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक थे। ये मुख्यतः क्या थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, लेकिन मनोविज्ञान में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया 1904 में। इन्होंने डाइजेशन रिसर्च पे काम किया था जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उनकी जो फेमस एक्सपेरिमेंट है कुत्ते की लार ग्रंथि पे, ये भी बहुत फेमस हुआ। इसी को हम लोग इस थ्योरी को इस आगे आने वाले इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने जो थ्योरी दिया जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं और हिंदी में इसको शास्त्रीय अनुबंधन थ्योरी बोला जाता है। इस थ्योरी में क्या होगा, हम थोड़ा सा एक बार एक हल्का सा एक तरह से मैं ओवरव्यू आपको बताना चाहती हूँ। इस थ्योरी में हम देखेंगे कि कुत्ते को खाना दिखाने पे क्या होती है, उसके अंदर लार निकलती है, फिर पावलाव में वो घंटी बजाते हैं, वो खाना देते हैं और ये बार बार प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो केवल घंटी बजाने पर भी कुत्ते में लार देखने को मिलती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण जो योगदान है इनका इवान पावलाव का, वो क्या है, कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया वो इवान पावलाव ने दिया। उन्होंने बताया कि लर्निंग को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ किया कि लर्निंग कैसे होती है, इसको साइंटिफिक तरीके से उन्होंने किया भी और एक्सप्लेन भी किया। और बिहेवियरिज्म की जो नींव इन्होंने क्या किया, मजबूत किया। तो इसीलिए इनका, ये फिजियोलॉजिस्ट हैं लेकिन फिर भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम लोग क्या होते हैं कि इनकी जो जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, अनुबंधन से पूर्व मतलब कंडीशनिंग से पहले क्या होता है, इसको उसमें समझा कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किया गया है उसमें क्या चीज है कि पहले घंटी बजाई जाती है।
तो कुत्ते के अंदर कोई रिस्पांस नहीं देखने को मिलता है, मतलब घंटी बजी, नो सलाइवा। फिर दूसरे स्टेप पे क्या होता है, मांस का दिया जाता है और ऑटोमेटिक कुत्ते के अंदर लार दिख जाती है। तीसरे स्टेप पे क्या होता है कि घंटी प्लस मांस दोनों को रखा जाता है और ये प्रक्रिया बार बार रिपीट की जाती है। तो ये देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि कुत्ते के अंदर लार बढ़ने लगती है। फिर ये प्रोसेस कई बार रिपीट किया जाता है और लास्ट में क्या होता है कि घंटी बजाई जाती है लेकिन मांस नहीं दिया जाता है, तो भी कुत्ते के अंदर लार देखने को मिलता है। तो ये प्रक्रिया, ये जो एक्सपेरिमेंट शो करता है कि फाइनली कुत्ते ने एसोसिएट करना सीख लिया, कि घंटी को खाने के साथ एसोसिएट करना सीख लिया, कि जब भी घंटी बजती तो खाना, इसका मतलब खाना मिलेगा। तो ये क्या है, एसोसिएशन है, दो चीजों को एक साथ जोड़ के कुत्ते ने अपने माइंड में एक प्रोग्रामिंग कर ली, एसोसिएट करना सीख लिया। तो इसको, तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट का यही निष्कर्ष निकला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज को भोजन के साथ जोड़ लिया। तो ये क्या होता है, यही एसआर बॉन्ड है। इसी को आगे हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो टेक्निकल फॉर्म में क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, द वोकैबुलरी डिकोडर में क्या होता है, यूसीएस क्या है यहाँ पे। तो यूसीएस है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अनकंडीशंस स्टिमुलस जो होता है वो उसको यूसीएस बोलते हैं। मतलब एक तरीके से मांस दिया गया तो वो कुत्ते के अंदर नेचुरल तरीके से उसके अंदर लार निकली। तो ये क्या हुआ, अनकंडीशंस स्टिमुलस, मतलब यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है, कुत्ते को बस भोजन रखा, मांस देखा, कुत्ते के अंदर नेचुरल लार आई। तो ये क्या हो, नेचुरल कॉज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनकंडीशंस स्टिमुलस बोलते हैं। तो जो कुत्ते ने रिस्पांस दिया उसको हम क्या बोलते हैं, अनकंडीशंस रिस्पांस, मतलब नेचुरल रिएक्शन क्या हुआ, खाना को देख के लार आना, ये नेचुरल रिएक्शन है। तो इसको अनकंडीशंस रिस्पांस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो क्या होता है, और फाइनली जो फोर्थ थर्ड टॉपिक है जो वोकैबुलरी डिकोडर में, कि कंडीशंस स्टिमुलस। फोर्थ स्टेप पे हमने क्या देखा कि सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया गया तो भी ये क्या था, तो ये कंडीशंस रिस्पांस था। अब क्या हुआ कि एक कंडीशंस स्टिमुलस था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि कुत्ता सीख गया था कि जब घंटी बजती है तो मतलब खाना मिलता है, और इसका रिस्पांस क्या कुत्ते का था, कुत्ते के अंदर लार बना था घंटी के बजने के बाद भी। तो ये क्या था, कंडीशंस रिस्पांस था। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। मतलब जब नेचुरल कॉज है तो उसको यूसीएस बोलते हैं, नेचुरल रिएक्शन है तो यूसीआर बोलते हैं। अब क्या है, कंडीशनिंग कर दी गई और फाइनली डॉग ने लर्न कर दिया, सीख लिया कि घंटी घंटी को खाने के साथ एसोसिएट करना सीख लिया। तो वो क्या हो गई, कंडीशंस स्टिमुलस हो गया, जो रिस्पांस फाइनली आया, लार बनी, उसको क्या हुआ, लर्न रिएक्शन जो होता है, लार बनना, कि उसने एसोसिएट करना सीख लिया, तो उसको सीआर बोलते हैं, कंडीशंस रिस्पांस बोलते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। द टेक्निकल फॉर्मूला है कि सार बॉन्ड। हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट में स्टिमुलस और रिस्पांस के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे यूसीआर की बात करें, चाहे यूसीएस की बात करें, सीएस की बात करें, सीआर की बात करें। तो इसमें क्या, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में ही कंडीशनिंग की गई है, इसीलिए पावलोव की थ्योरी को एसआर बाउंड थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें पहले चरण में क्या दिखाया गया कि भोजन दिया गया तो नेचुरल कॉज था, तो नेचुरल रिएक्शन यूसीआर आया। फिर सेकंड स्टेप पे घंटी प्लस भोजन दिया गया तो ये भी यार क्या था, यूसीआर था, अनकंडीशंस रिस्पांस था, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे क्या था, अब कुत्ते ने एसोसिएट करना सीख लिया था, लर्न बिहेव, लर्न कॉज जो था, वो घंटी बजने पे भी उसको लार बन रही थी, कंडीशंस स्टिमुलस था, कंडीशंस रिस्पांस था। तो ठीक है, तो अनुबंधन कंडीशनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, सीएस और सीआर के बीच में एक मजबूत एसआर बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से क्या है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे कि बार बार कोई चीज रिपीट कर की जाती है, तो उस तरह से क्या है, माइंड जो एसोसिएट करना सीख लेता है। तो इसी पे इन्होंने
बात की थी पावलोव थ्योरी में। अब जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है? तो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि एक कुत्ता डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, लेबोरेटरी बेल बजती है, स्कूल बेल और बाइसिकल बेल में। मतलब वो सारी बेलों की आवाज को एक ही बेल की आवाज समझता है और उसके मुंह में लार आ जाती है। तो ये क्या हुआ, मतलब सामान्यीकरण कर रहा है, उसको डिफरेंस करना नहीं आ रहा है कि लेबोरेटरी बेल की आवाज होती है, इसी पे मुझे खाना मिलेगा, और बाकी स्कूल बेल और बाइसिकल बेल बजेगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो ये क्या है कि जब सारी चीजों को आप एक ही जैसा समझने लगते हैं और डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो उसको काले काले कुत्ते ने काट लिया, तो वो अब घबराने लगा हर काली चीज से। काली गाय को देख के भी घबराने लगता है, काली कुत्ते को भी डर देख के घबराना लगता है, और हर काली सामान, हर काली चीज को देख के घबराने लगता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिफरेंस नहीं कर पा रहे, काली गाय अलग होती है, काली कुत्ता अलग होती है, काली चीजें अलग होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण बोलते हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन बोलते हैं। और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब ये डॉग डिफरेंस करना सीख जाता है कि लेबोरेटरी बेल अलग होती है और स्किल बेल और बाइसिकल बेल अलग होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन विभेदन बोलते हैं। जब बच्चा केवल विशिष्ट उद्दीपक के प्रति ही अपना रिस्पॉन्स देता है और अंतर समझ जाता है, इसको स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। अब विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ का चक्र भी हम समझ लेते हैं। द साइकिल ऑफ एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, ये भी हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे। विलोपन क्या हुआ? फोर्थ स्टेप हमने देखा कि घंटी बजी और खाना नहीं दिया गया, फिर भी लार बना, लेकिन इसी प्रक्रिया को बार बार जब रिपीट किया जाता है तो फाइनली क्या हो, डॉग हो जाता है, वो डॉग के अंदर लार बनना बंद हो जाता है। तो क्या हुआ, सीएस कंडीशनिंग घंटी के बाद यूसीएस भोजन न देने पर धीरे धीरे कंडीशनिंग रिस्पांस, जो लार बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, इसको एक्सटिंक्शन बोलते हैं। लेकिन कुछ टाइम के विश्राम, रेस्ट पीरियड दिया जाता है और फिर से घंटी बजा जाती है। तो क्या हो, हम देखने को क्या मिलता है कि अचानक से घंटी बजने पे बिना भोजन के भी कुत्ते में लार का बनना वापस शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। तो ये चीज हमने समझा, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे जो चीजें हुई थी, उससे धीरे धीरे जब रिपीट की गई तो लार बनने की प्रक्रिया बंद हो गई। फिर लेकिन गैप दिया गया, गैप के बाद फिर से घंटी बजाई गई तो देखा गया कि अरे, कुत्ते के मुंह में लार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, लार की जो मात्रा होती है वाई एक्सिस पे है, और समय और जो प्रयास है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि भोजन प्लस घंटी बजी तो लार बनने की प्रक्रिया बढ़ने लगी, तो इसीलिए इसको इंक्रीजिंग क्रम में दिखाया गया है। फिर क्या होता है कि लास्ट स्टेज में, फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, सिर्फ घंटी बजी और खाना नहीं दिए गए, तो ये प्रोसेस जब बार बार रिपीट करने लगी तो एक्सटेंशन की प्रोसेस यहाँ से शुरू हो गई, और कुछ समय के बाद ये बिल्कुल लार बनना बंद हो गई। जैसे हमने डिस्कस किया कि बार बार घंटी बजी लेकिन खाना नहीं दिया गया, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने के बाद लार बनना बंद हो जाता है, तो फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलोप हो जाता है लार का बनना। कुछ समय गैप देने के बाद फिर से घंटी बजने के बाद देखा गया कि कुत्ते के मुंह में लार बन रही है। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। इसी प्रोसेस को एक ग्राफ के माध्यम से भी समझाया गया है। अब हम लोग तीनों जो वैज्ञानिक हैं जिनकी थ्योरी हम लोग अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो उनकी थ्योरी को हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े से ही, क्योंकि आप पहली थ्योरी पढ़ रहे हैं, तीनों बिहेवियरिज्म पे ही इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेप हम पॉला थ्योरी को ही पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप जान लेंगे, बाकी आगे आने वाले वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो सिद्धांत और थ्योरी है, वो पावलोव की थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन बोलते हैं। स्किनर ने जो थ्योरी दिया उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, और थॉर्नडाई की थ्योरी को ट्रायल एंड एरर की थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने किस पे काम किया, जो एक्सपेरिमेंट किया है एनिमल्स पे किया है, तो किस किस एनिमल को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पावलोव की थ्योरी में पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया है, स्किनर ने चूहे और
कबूतर पे प्रयोग किए हैं और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया है। मुख्य जो शब्द जो बार बार अपने थ्योरी में उन्होंने यूज किया है वो स्टिमुलस और रिस्पांस है, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं स्किनर ने री और वॉलंटरी वर्ड पे ज्यादा फोकस किया है, और थॉर्नडाइक ने ट्रायल और एयर अपने थ्योरी में तत्परता, अभ्यास और प्रभाव शब्दों का ज्यादा यूज किया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या है। इसमें हम लोग टीचर्स टूल किट में देखेंगे कि बच्चों के अंदर हैबिट का फॉर्मेशन कराना सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। फिर भय और फोबिया, जैसे स्कूल से और गणित का बच्चों के अंदर फोबिया होता है, तो टीचर का सेकंड रोल है कि अनुबंधन के माध्यम से उनके मन से ये जो डर है, फोबिया, उसको निकालें। और भाषा और शब्दावली के बीच जो एसार संबंध बनाकर बच्चों को अक्षर ज्ञान देना, ये इनका तीसरा प्राइम फोकस होना चाहिए। अब हम लोग पीवाईक्यू देखते हैं। एक बच्चा काली गाय, काले कुत्ते और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या शामिल है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अभी मैंने पीछे इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम लर्निंग का प्रत्यय किसने दिया था? प्रोग्राम लर्निंग की जो प्रत्यय दिया था स्किनर ने दिया था। पावल ने शास्त्रीय अनुबंधन दिया, थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि, जबकि स्किनर ने अभिक्रमिक अनुदेशन ऑपरेंट थ्योरी दिया। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सीखने का प्रमुख नियम है? ये जो नियम है एसआर थ्योरी है, और इसमें इन्होंने तीन वर्ड्स पे, तीन जो चीजों पे ज्यादा फोकस किया है। बिहेवियर को फॉर्म, बिहेवियरिज्म के टॉपिक पे बात करने के लिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसलिए आंसर विल बी डी, उपरोक्त सभी। अब हम लोग स्क्रीनशॉट आपके रिवीजन के लिए है यहाँ पे कि पावलोव थ्योरी को उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हैबिट बनाने में, और बच्चों के मन से जो फोबिया है उसको दूर करने के। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या किया? कुत्ते को लिया, घंटी यूज की और लार बना। इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, तीन प्रिंसिपल्स दिए हैं: जनरलाइजेशन की प्रिंसिपल, डिस्क्रिमिनेशन की प्रिंसिपल और एक्सटेंशन की प्रिंसिपल। और इनमें जो महत्वपूर्ण टर्म्स यूज हुए हैं, यूसीएस, सीएस, यूसीआर, सीआर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और हमें और मेहनत करने के लिए हमारी मनोबल को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही आपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आज का क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज यूसीएस, उसको एग्जाम्पल के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर डालें। थैंक यू सो मच।